मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आपके नए वीडियो में फिर से स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया पहले वाले के कंपेयर में, क्योंकि उसमें कुछ जो एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए। फिजिक्स है, केमिस्ट्री का जो एग्जाम है इससे पहले ये पढ़ लेना। अब इसमें बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 6 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो अपना रहने वाला है एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरा पार्ट इसका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन को अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो अच्छी कोचिंग और अच्छी स्कूल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलते हैं बच्चों, अपन नाम दिखाई दे रहा होगा आपको स्लाइड पे, एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ने वाले हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जो ऑर्गेनिक चैप्टर अपन पढ़ते हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर, देन उसका प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म, और उसके बाद में उसके रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेम ऐसे ही अपन को आज ये वीडियो में टॉपिक कवर करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहता है, जैसे मान लो ये, तो इसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड अपने सिलेबस में तीन है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अब इसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर बात करें कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन के दोनों साइड में अगर हाइड्रोजन लगा दिया आपने, दोनों साइड में अगर हाइड्रोजन लगा दिए, तो इसको कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ये सबसे छोटा कार्बोनिल कंपाउंड यानी सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर मान लो आपने एक साइड एल्किल ग्रुप लगा दिया ये, और दूसरे साइड में हाइड्रोजन लगा दिया, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। अगर मान लो एल्किल ग्रुप की जगह आपने एरोमेटिक लगा दिया, एरोमेटिक, तो इसको कहते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड कहते हैं। एरोमेटिक, जैसे मान लो आपने बेंजीन रिंग लगा दिया, बेंजीन सबसे अच्छा एग्जांपल है एरोमेटिक का, बेंजीन रिंग की बात करो तो बेंजीन रिंग इस तरह से ये जोड़ दिया, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड जो है हमारे सिलेबस के अंदर वो कीटोन है। कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल, कार्बन के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप यानी कार्बन से लेते हैं अपन, कार्बन है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, एल्किल ग्रुप। अगर आपने एल्किल ग्रुप लगा दिया एलिफेटिक वाला, तो आपका कीटोन बन जाएगा एलिफेटिक वाला। अगर आप इसकी जगह पे आप एरोमेटिक लगा सकते हो, एरोमेटिक जैसे आप बेंजीन रिंग लगा सकते हो, एक साइड या दोनों साइड लगा सकते हो, उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखिए। कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में अपन इंट्रोडक्शन किया, चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसके बाद में ये सेम ही देखो दे रखा है, कार्बोनिल समूह क्या, कार्बोनिल कार्बनिक होगी जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाला, ये अब अपन ने डिस्कस कर ही लिया अभी। अब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन होता है, इस कार्बन का एक तो पहली चीज तो ये देखना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो होता नहीं है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक, दो, तीन। इस डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही है, तो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड के हिसाब से तीन ऑर्बिटल यहाँ पे काम में आ जाता है। अब इसका sp2 वाले का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री एंगल होता है, और sp2 वाले कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं। sp2 वाले सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लेनर, ऑन द प्लेन पे होते हैं, आउट ऑफ और बिलो द प्लेन नहीं होते इसमें, इस बात का ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज हमें से ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा मैं अगर बताऊं इसमें, तो कार्बोनिल कार्बन के साथ में आप कुछ भी यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा दो, एल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, सिग्मा की कंपेयर में वीक होता है। तो पाई बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, इसकी सारी रिएक्शन एक ही टाइप से होती है, इसकी सारी की सारी रिएक्शन एक ही टाइप से होती है। बॉन्ड ब्रेक करना आपको अच्छे से आना चाहिए। इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें, इस बॉन्ड को हमेशा ऐसे ध्यान रखना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। इसका पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा En वाला होता है, विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज्यादा होती है कार्बन की तुलना में, इसलिए जब भी ये ऐसा बॉन्ड शिफ्ट होगा तो इसमें आयन जनरेट होंगे, एक धनायन बनेगा एक ऋणायन, यानी एक कैटायन और एक एनायन बनेगा। अब देखो किस तरह से बनने, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे बने। अब सारी की सारी रिएक्शन आपको ऐसे इस हिसाब से करवा देनी। ऑक्सीजन यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेह की तरह ट्रीट करता है, और कार्बन है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेह की
भांति व्यवहार करता है। तो इस बात को ध्यान रखना, इसमें ज्यादा रिएक्शन को सोचना नहीं है, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आप रिएक्टेंट या रिएजेंट ले रहे हो उसमें केटाइन और एनाइन देख के और उसका अपोजिट चार्ज के साथ में बॉन्ड बना देना, रिएक्शन अपनी हो जाएगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले दे रखा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन कंपलसरी है, एक तरफ हाइड्रोजन रहना ही रहना चाहिए, दूसरी साइड में आप एल्किल ग्रुप लगा दो या एरोमेटिक ग्रुप लगा दो, उस हिसाब से ये एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्किल ग्रुप लगा दिया तो ये नॉर्मल एल्डिहाइड यानी एलिफेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर आपने एरोमेटिक वाला लगा दिया तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएगा। इसके बारे में भी अपन आगे चर्चा करेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड बनाने वाली विधियों के अंदर। इसी तरह से दूसरी तरफ चलते हैं अपन कीटोन। कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड में एल्किल ग्रुप होने चाहिए, या एक एल्किल दूसरा एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं कीटोन बोलते हैं। तो ये सिंपल ध्यान रखना बस इसका फॉर्मूला वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आते हैं अपन नोमेनकल्चर की तरफ। नोमेनकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लगभग लगभग सारे चैप्टर के नोमेनकल्चर इजी है। थोड़े से एल्डिहाइड के नोमेनकल्चर थोड़े से हल्के से, मतलब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, थोड़ा कठिन है इसका। अब इसमें कई बार जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है, और लास्ट भी क्वेश्चन आए थे, कहां से क्वेश्चन आए वो मैं बता देता हूँ। तो इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको समझना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एल्डिहाइड का जो नोमेनकल्चर पढ़ते हैं, तो एल्डिहाइड अगर मान लो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है, अगर यानी क्रियात्मक समूह के जैसा व्यवहार करता है, तो इसको क्रियात्मक समूह के लिए इसका अनुलग्न यूज करते हैं एल। इस बात को ध्यान में रखना, एल। ये आईपीसी नाम की बात कर रहा हूँ, सामान्य नाम की नहीं। अब अगर मान लो कीटोन क्रियात्मक समूह की तरह व्यवहार करता है, तो कीटोन के लिए अनुलग्न क्या यूज करते हैं अपन, ओन यूज करते हैं। ध्यान रखना, दोनों के लिए मैं आईयूपीएसी की बात कर रहा हूँ, सामान्य नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। सामान्य नाम में क्या होता है, जैसे मान लो सामान्य नाम इसका जो कीटोन में कैसा लिखा जाता है, दोनों साइड की एल्किल का नाम प्लस लास्ट में कीटोन जोड़ देना है। तो दोनों साइड एल्किल कौन सा है, मेथिल, और इधर भी मेथिल, तो दो मेथिल हो गए, तो दो के लिए डाई मेथिल कीटोन हो जाए इसका सामान्य। इसका एक बड़ा फेमस नाम है, बहुत ज्यादा फेमस नाम है, हर जगह कहीं ना कहीं इसको पूछा जाता है, एसीटोन नाम से इसको जानते हैं। एसीटोन, एसीटोन एज ए विलाई के रूप में होता है, सोलवेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना। डाईमेथिल कीटोन भी है इसका सामान्य नाम, और दूसरा एसीटोन भी इसका सामान्य नाम, लेकिन एसीटोन ज्यादा फेमस नाम है इसका। अब अगर मान लो इसका आईपीसी की बात करें, तो आईपीसी में लास्ट में क्या जोड़ना है, ऑन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लो, और लास्ट में आपको क्या करना है, ऑन लगाना है। तो कार्बन कितने, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। प्रोप प्लस ऑन, प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेनॉन इसका आईपीसी में नाम होता है, तो ध्यान रखना। अब देखो इसमें एल्डिहाइड के लिए, जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कितने कार्बन है यहाँ पे, एक और दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथेन। एथेन प्लस एल, एथेनेल बोलते हैं इसको। तो ये एथेनेल इसका क्या है, एथेनेल इसका आईयूपीएसी नाम है। और इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम है एसिटेल्डिहाइड। बच्चों आपको याद है, तो इसमें सामान्य नाम में आपको ध्यान है कार्बन के नंबर के हिसाब से इसका जो रूट वर्ड बनता है, रूट वर्ड कार्बन एक होता है तो इसका फोरम, फोरम कार्बन दो होता है तो एसिड, तीन होता है तो प्रोपियोन, चार होता है तो ब्यूटाइल, पांच होता है तो वेलर, और छह होता है तो कैप्रोन। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसके पास में जो भी नोट्स लिखवाए हैं क्लास के अंदर उसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें, उस हिसाब से नाम हो जाए। जैसे दो कार्बन के लिए क्या लेना है, दो कार्बन के लिए एसिड लेते और लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ देते, ये इसका कॉमन नेम में करते हैं। तो एसिड प्लस एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। तीन कार्बन होता तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। चार कार्बन होता तो ब्यूटाइल प्लस एल्डिहाइड, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। इस तरह से कॉमन नेम इसको पढ़ा जाता है। अब बच्चों इसमें ध्यान रखना, इस पेज से मैंने बोला था क्वेश्चन आया है, कहां से क्वेश्चन आया इस बात को थोड़ा देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आया, ये जो आपका कंपाउंड दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं वेनिलिन। वेनिलिन इसका कॉमन नेम है। वेनिलिन का सोर्स पूछा था, वेनिलिन कहां से प्राप्त किया जाता है, सोर्स ऑफ वेनिलिन, तो इसमें ध्यान रखना फ्रॉम वेनिला सीड, फ्रॉम वेनिला सीड से इसको बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, नाम देके स्ट्रक्चर पूछ ली जाती है, या नाम देके इसका सोर्स पूछ लिया जाता है। तो लास्ट ईयर से पहले वाले क्वेश्चनों में मिलेंगे ये, लेकिन लास्ट ईयर की बात करें तो ये आया हुआ है क्वेश्चन लास्ट ईयर। ये जो है सेलिसल्डिहाइड के बारे में पूछा था कि सेलिसल्डिहाइड किससे प्राप्त होता है, सोर्स ऑफ सेलिसल्डिहाइड, तो इसको है मिडोस्वीट। मिडोस्वीट कोई
पौधा होता है, प्लांट, उससे प्राप्त होता है ये। तो ये एक तो वेनिलिन फ्रॉम वेनिला सीड, दूसरा सेलिसिलियड फ्रॉम मिडो स्वीट। ये स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, इसको आगे बनाएंगे अपन। ट्राइमर्टिमा रिएक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट बनता है, इसमें बनाएंगे अपन। अब देखो दूसरा है यहाँ पे सिनेमेल्डियड। सिनेमेल्डियड में, सिनेमेल्डियड की स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, सिनेमेल्डियड में क्या होता है और ये कहां से बनता है, कहां से प्राप्त होता है, सिनेमोन, सिनेमोन यानी दालचीनी से प्राप्त होते हैं होने वाला ये कंपाउंड है। तो इस तरह से तीनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे, तो मैंने बता दिए, इनमें भी ध्यान रखना स्ट्रक्चर वगैरह और इनका कॉमन नेम वगैरह और इनके सोर्स वगैरह। सोर्स से क्वेश्चन इससे पूछा गया, लास्ट ईयर की बात है। चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ, इसमें कार्बन sp2 संकरण होता है, त्रिकोणीय समतलीय होता है, ये बातें वगैरह वगैरह मैंने बता दी। जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड जो होता है उसके अंदर ये जैसे कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें वो चार्ज मैंने बताया था, कार्बन कम En वाला होता है, तो दोनों के दोनों बॉन्ड कहाँ पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे, बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में जो भी होगा, जिससे मान लो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो आपको क्या करना है, जो भी इसके साथ में रिएक्टेंट होगा उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना लेना है और इसके अपोजिट चार्ज के साथ में जोड़ देना है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑक्सीजन के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा कार्बन के ऊपर, ये अपनी रिएक्शन हो जाएगी। फाइनल प्रोडक्ट इस हिसाब से बना सकते हैं। बॉन्ड ब्रेक करने का कोई झंझट नहीं है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है बॉन्ड हमेशा एक ही टाइप से ब्रेक होता है, कार्बन से ऑक्सीजन की ओर बॉन्ड ब्रेक होता है। अब इसमें देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पाई बॉन्ड है, ये जो दिखाई दे रहा है ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसा होता है कि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। जैसे मान लो यहाँ पे प्लेन के ऊपर तो होता है सिग्मा बॉन्ड, एक ये एल्किल ग्रुप, दूसरा एल्किल ग्रुप, और यहाँ ऑक्सीजन का लोन पे। अब पाई बॉन्ड क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, एक तो सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा ऐसे, लेकिन दूसरा जो बॉन्ड ऐसे बनाना शेप में, एक ऊपर और एक दूसरा नीचे, इस तरह से पाइप बॉन्ड आता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार इसकी स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसके बारे में पूछी गई, तो इस बात को ध्यान में रखना, इसको कैसे देखते हैं। दूसरा दे रहा है सीओ बॉन्ड, ध्रुवीय होता है, पोलर बॉन्ड होता है। पोलर बॉन्ड वो होता है बच्चों जिसमें दो एटम्स के बीच में ऐसा बॉन्ड जिसमें दोनों एटम की ईएन डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों की ईएन अगर डिफरेंट होती है तो इसमें बॉन्ड जो होता है पोलर हो जाता है, पोलरिटी जनरेट हो जाती है। यहाँ पे दो पोल बन गए देखो, पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, दो पोल जनरेट हो जाते हैं, इससे बॉन्ड कहते हैं पोलर बॉन्ड। तो ये नो डाउट पोलर बॉन्ड होता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड की तरफ चलते हैं। प्रिपरेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही आते इसमें। तो पहला दे रखा है एल्कोहल, पहला जो दे रखा है एल्कोहल से अपन क्या करेंगे, इसको कार्बोनिल कंपाउंड को बनाएंगे। तो पहला एल्कोहल दे रखा है इसमें, तो ध्यान रखना एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को जोड़ने वाला प्रक्रम ऑक्सीकरण कहलाता है। तो पहला ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण से बनेगा एल्डिहाइड। अब आप बताओ मुझे एल्कोहल कौन सा है, कौन से डिग्री का एल्कोहल है। अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया, 1 डिग्री एल्कोहल, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड। अगर आपने यहाँ पे ले लिया 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल से बनेगा कीटोन। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा। इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वी हाइड्रोजनन यानी डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन में कि भी क्या करना है, अपने सिलेबस में ये कॉपर मेटल दे रखा है, कॉपर के साथ में टेम्परेचर मेंशन किया है 573 केल्विन, 573 केल्विन टेम्परेचर के साथ में ये बताए गए। अब इसमें एजी वाला नहीं दे रखा, अपने सिलेबस का नहीं है ये एजी वाला। अब कॉपर के साथ में एक तरह से ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसने पूछ लिया हाइड्रोजनेशन, है ना। तो इसमें कैसा होता है देखो, तीनों टाइप के अल्कोहल के बारे में बता रखा है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल आप कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर रखोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल कॉपर मेटल की प्रेजेंस में 573 केल्विन, 573 केल्विन पर रखोगे तो यहाँ पे
आपको कीटोन मिलेगा, कीटोन। तो यहाँ दोनों प्रोसेस में क्या होता है कि हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है इस बात में कि 3 डिग्री एल्कोहल आप अगर लेते हो, यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल लेते हो, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में यहाँ पर एल्किन बनता है, एल्किन बनता है। तो ध्यान रखना है इस बात को, ये अपने सिलेबस का है, एक बार पूछा भी गया था, वी हाइड्रोजन और डिहाइड्रोजनेशन। अब इसमें 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, और इधर भी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, इधर भी 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा है। लेकिन यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और कॉपर मेटल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल से एल्किन बन जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखना, दोनों का नाम अलग अलग है, इसकी प्रोसेस सेम ही है, बनने वाला प्रोडक्ट भी सेम ही है। समझ गए? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आप देखो, ये नेम रिएक्शन आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। नेम रिएक्शन को बच्चों एक अलग चार्ट बना के आपको डेली के डेली रिवीजन करना चाहिए, और ताकि डेली के डेली रिवीजन करोगे तो आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है लगभग लगभग 60 to 70% वो नेम रिएक्शन में कवर अप हो जाएगी। तो इस बात को अलग से चार्ट बना के नेम रिएक्शन को एक अलग से लिख दो और उसको डेली के डेली आप रिवाइज करो। अब नेम रिएक्शन में एल्डिहाइड का भी, एल्डिहाइड बनाने वाला जो मेथड है, इसमें रोजेनमुंड और स्टीफन, उसमें ओनली एल्डिहाइड ही बनाया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। रोजेनमुंड और स्टीफन के अंदर ओनली एल्डिहाइड बनाया जाता है, कीटोन को नहीं बनाया जाता। अब इधर देखो, रोजेनमुंड में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, रोजेनमुंड में भी एल्डिहाइड बन रहा है और स्टीफन में भी एल्डिहाइड बन रहा है, तो फर्क क्या है? तो इस बात को देखो, यहाँ पे क्या लेते हैं, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे, और इसका क्या करवाते हैं अपन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मतलब रिडक्शन, इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में। बोले सर पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट का काम क्या है? तो बेरियम सल्फेट क्या होता है, कैटालाइटिक पॉइजन होता है, उत्प्रेरक विष होता है। ये काम पे काम करता है, जब एल्डिहाइड बन गया तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन को रोक देता है, नहीं तो फिर अगर बेरियम सल्फेट नहीं लेंगे तो ये पैलेडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि एल्डिहाइड को फिर से आगे एसिड में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा? एसिड में चेंज कर देगा। अपन को चाहिए एल्डिहाइड, एसिड नहीं चाहिए, अभी एसिड अगले वाले चैप्टर में चाहिए। तो अपन को सिर्फ एल्डिहाइड तक रिएक्शन को करवाना है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट लेना पड़ेगा ताकि रिएक्शन यहीं तक रुक जाए। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है रोजेनमुंड रिडक्शन में, रोजेनमुंड रिडक्शन में ये चीज ध्यान। दूसरा है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन में क्या है, स्टीफन में लेते हैं नाइट्राइल लेते हैं, यानी नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं इसको, एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं, नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड भी बोलते हैं। अब एल्किल साइनाइड या नाइट्राइल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं? SnCl2 प्लस HCl। अगर आपने ये रिएजेंट लिए हैं और इसकी रिएक्शन नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड से करवाते हैं तो इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नाम हो जाता है, स्टीफन रिएक्शन हो जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? इमीन। सबसे पहले क्या बनता है? इमीन। इसको बच्चों इमीन बोला जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जो होता है इसको इमीन बोला जाता है। इमीन का फिर से क्या करवाते हैं? हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, इसको चाहे तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखो या फिर H+H2O के फॉर्म में लिखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। अब हाइड्रोलाइसिस में कैसे करवाते हैं? देखो बच्चों, इधर इसका हाइड्रोलाइसिस ऐसा होता है, यानी वाटर के साथ में रिएक्शन करवानी है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो एक यूनिट तो ये बन जाएगी RCHO, RCHO, यानी ये नहीं है, यहाँ पे गलती से प्रिंट हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया। RCHO एक तो एल्डिहाइड बन गया, दूसरी यूनिट में NH3 अमोनिया बन जाता है, इसमें दूसरी यूनिट में NH3 अमोनिया बन जाता है। तो फाइनली हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड बन गया है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखना, पहले स्टेप में इमीन बनती है, इमीन का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाते, आगे इसका जल योजन करवाते, तो यहाँ पे अपन को एल्डिहाइड बन जाता है। इस बात का ध्यान रखो। अब इसमें बच्चों एक चीज और लिखी है मैंने, मेंशन की है इसमें, डाइवेल। डाइवेल का मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चयनात्मक अपचयी कारक होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल और केवल साइनाइड का और एस्टर का ही रिडक्शन करता है, ये केवल और केवल साइनाइड और एस्टर का ही अपचयन करता है, और इससे क्या बनाता है? इससे एल्डिहाइड बनाता है।
इस बात का ध्यान में रखना। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड देता है, इस बात को ध्यान में रखना। स्ट्रक्चर वगैरह इसकी नहीं पूछी जाती है, बस इसका फंक्शन ध्यान में रखना, इसका काम ध्यान में रखना क्या करता है। सिर्फ ये साइनाइड और एस्टर का ऑप्शन करवा के एल्डिहाइड बना देता है। तो ये भी एक अपन का प्रिपरेशन मेथड है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, सिलेबस के अंदर है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में प्रिपरेशन मेथड दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, देखो कितनी अच्छी चीज दे रखी है, इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में आपको क्या करना है, एक बार सीधी सीधी क्वेश्चन आया था इसमें, यहां तक तो दे रखा था और उसके बाद में इसने ए और बी करके पूछा था, ए और बी करके इसके स्ट्रक्चर पूछी थी। बताओ किसे किसी भी एंगल से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान में रखो। नेम रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड में क्या करना है, इटार्ड में टोलुइन लेते हैं, यानी इसको टोलुइन बोला जाता है, टोलुइन लिया जाता है, टोलुइन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 होता है क्रोमिल क्लोराइड, और मीडियम कैसा रहता है CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी ये तो सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड ये तो सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ध्यान से देखो इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फिर से हाइड्रोनियम आयन यानी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट बनता है बेंजेल्डिहाइड बनता है, बेंजेल्डिहाइड बनता है। अब यानी बेंजेल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक सेकंड इसमें देखो, रोजेनमुंड और स्टीफन में एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों बना सकते हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखें। अब देखो इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड बन रहा है, ये रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, संकुल बन रहा है क्रोमियम का। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ इसमें देखो, अब यहाँ पे बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसको भी कई बार पूछा गया है, इसको नेम रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन। एक बच्चों होती है गाटरमान रिएक्शन होती है और एक गाटरमान कोच रिएक्शन होती है। गाटरमान रिएक्शन में अपन ने कहां पढ़ी थी, याद है आपको, गाटरमान रिएक्शन पढ़ी थी हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले चैप्टर में, हेलो एरिन बनाने वाली रिएक्शन है गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान पढ़ी थी, उसके साथ में सैंडमैन रिएक्शन पढ़ी थी अपन, गाटरमान और सैंडमैन रिएक्शन एक ही जगह पे पढ़ी थी, लेकिन गाटरमान कोच अलग है। गाटरमान कोच अपन कहां पढ़ रहे, एल्डिहाइड बनाने वाले मेथड में पढ़ रहे हैं। तो गाटरमान कोच में क्या करना है, सबसे पहले अपन रिएक्शन बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ में लेते हैं। अब देखो इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, इलेक्ट्रॉन से नहीं बनाना है। कैसे बनाओ इलेक्ट्रॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनता है बच्चों कि यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे Cl माइनस, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे मान लो ये रिएक्शन दे रखी है, इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है, H C डबल बॉन्ड और ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब बेंजीन के अंदर कितने कार्बन है, बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे आप ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो और आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। किसी भी कार्बन पे, जरूरी नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल है बेंजीन, बेंजीन में ऐसा कुछ है ही नहीं, सिमेट्रिकल है, 6 में से किसी भी कार्बन के साथ में ये जोड़ो इलेक्ट्रोफाइल और आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में ये जोड़ना, तो ये बनेगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर रेडी होगा। अब देखो दूसरा, दूसरा जो एक दे रखा है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन 11th क्लास में दे रखा है, पूरा डिटेल्स 11th वाली एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन 12th क्लास में सिर्फ इसने नाम लिख के छोड़ दिया ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। अब ऐसा नहीं बोलना कि ये सर आउट ऑफ सिलेबस, क्या नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, उसने नाम दे दिया, अब काम अपना है समझने का इसको कैसे होता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन। ओजोनल एल्किन लेना है पहले, और ओजोन नाम से देखो, एल्किन के ऊपर ओजोन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवानी है, नाम से ही लग रहा है इसका, नाम से ही काम है इसका। देखो अब ये एल्किन ले लिया मैंने, एल्किन ले लो, अब इस ओजोन मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवा दो, और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया मैंने, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। अब बीच में ये बनता है एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको कहते हैं ओजोनाइड, जिसका नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड का क्या करना है, ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ओजोनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है, यानी ओजोनोलाइसिस से अपन एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। ओजोनोलाइसिस का एक सिंपल मेथड मैं बताता हूं, देखो
इधर बना देता हूँ ओजोनोलाइसिस का एक सिंपल मेथड। आपको रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए सिंपल ट्रिक से बताता हूँ, आप ऐसे ध्यान रखना। जैसे मान लो मैंने कोई एल्किन ले लिया, एल्किन सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल कुछ भी हो सकता है, एल्किन ले लिया, इसकी रिएक्शन मुझे ओजोन के साथ में करवानी होगी CCl4 की प्रेजेंस में। ये एज ए सॉल्वेंट होता है CCl4। अब इसमें क्या करना है कि ओजोनाइजेशन में ये बॉन्ड ब्रेक करना, आपको दोनों बॉन्ड सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों ब्रेक करके दोनों साइड में ऑक्सीजन को ऐड करना है, दोनों साइड में। अब देखो, तो यहाँ एक यूनिट ये बन जाएगी, तो ये मेरी यूनिट बन रही है CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दूसरी वाली यूनिट ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये देखो, ये फाइनल जो प्रोडक्ट तक हम लोग पहुंच चुके हैं, फाइनल प्रोडक्ट ये CH3। अब बताओ, ये दोनों यूनिट सेम है, दोनों यूनिट सेम है, तो मैं इसको 2 मोल करके लिख सकता हूं, 2 मोल ऑफ CH3, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया C डबल बॉन्ड OH। ये अपना कौन सा प्रोडक्ट बना, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से आप फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो बिना ओजोनाइड के, है ना। इसमें जिंक मेटल लिया जाता है बच्चों, एक थोड़ा समझाने वाली बात है, यहाँ पे जिंक मेटल लिया जाता है। जिंक मेटल इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके साथ में बन रहा है एक हाइड्रोजन प्रोक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एल्डिहाइड को फिर से आगे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अपन को तो चाहिए एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन को रोकना है, तो अपन यहाँ पे जिंक मेटल लेते हैं। जिंक मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करके इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखें, जिंक मेटल इसमें लिया जाता है। तो ओजोनाइसिस आप ऐसे भी करवा सकते हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। बीच का दोनों बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों साइड में ऑक्सीजन आपको ऐड करना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ वापस से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों में बताऊं, इसमें जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पड़ेंगे, इसको वहीं एक ही जगह पे याद कर लो। इसको सब जगह पे एक ही जगह, दो टाइप की होती है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन होता है, और एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। दो टाइप के, एसिटिलीकरण और एल्कलीकरण। अब इसमें फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती है, एक चीज तो ये फिक्स होती है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये चीज फिक्स होती है, चाहे कहीं पे पढ़ो आप फ्रीडल क्राफ्ट। दूसरी चीज ये होती है, दूसरी चीज यहाँ पे बीच में गलती से प्रिंट हो गया RCOO, ये एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट में एक चीज तो ये फिक्स होती है, एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और एक एसिटाइल क्लोराइड, ये फिक्स होती है। अब इसमें क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा, ये Cl को यहाँ से हटा लेगा, Cl को यहाँ से हटा लेगा, Cl को जैसे हटाएगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल इससे बनेगा RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ, अपन मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद में आपके पास में अगर बेंजीन है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आप कहीं पे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंजीन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, चाहे किसी भी कार्बन पर ये इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो ये कौन सा है, बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड बन के रेडी हो गया, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो एक फ्रीडल क्राफ्ट ये हो गया एसिटाइलेशन, दूसरा होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या करना है, इसकी जगह पर एल्काइलेशन में एल्किल क्लोराइड ले लो, एल्किल हैलाइड ले लो, कोई भी ले लो, जिससे मैंने ले लिया एल्किल हैलाइड के फॉर्म में एल्किल क्लोराइड ले लिया, तो एल्किल क्लोराइड। बाकी एनहाइड्रस AlCl3 रहता है और बेंजीन रहता ही है, तो इसमें फिर से एक नई फ्रीडल क्राफ्ट हो जाएगी, जिसका नाम है एल्काइलेशन, और इसका नाम है एसिटाइलेशन होता है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, नाइट्राइल से। नाइट्राइल को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ उपचारित कर जल अपघटन करने पर अपन को एल्डिहाइड बनता है, यानी ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, इसमें है ना। तो पहले नाइट्राइल देखो, नाइट्राइल या एल्किल साइनाइड, अगर मान लो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में करवाई और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में एल्किल साइनाइड ले लिया और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो आपको मिलेगा कीटोन मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखें। अब एक नहीं रखा इसमें, यहां पे ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आर MgX। आर यहाँ पे एलिफेटिक एल्किल और या फिर जैसे एरोमेटिक एल्किल भी हो सकता है। तो यहाँ पे बताओ, अपन को एरोमेटिक बनाने के लिए अपन को एरोमेटिक वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा। अगर एलिफेटिक बनाना हो तो एलिफेटिक वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। और दूसरा अपन ने एल्किल साइनाइड ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है देखो, इसकी रिएक्शन कुछ इस टाइप से होती है, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, साइनाइड में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हमेशा एक ही जैसी होती है, कभी चेंज नहीं मत करना इसको, हमेशा एक ही जैसी होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज हमेशा और मैग्नीशियम के ऊपर आएगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। इसमें दूसरा तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक ही तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है। अब मुझे बताओ कि जब कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है तो नाइट्रोजन ज्यादा ईएन होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज और कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को इसके अपोजिट के साथ में ऐड कर दो। जैसे एल्किल नेगेटिव है तो इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ में, और यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो इस नाइट्रोजन के नेगेटिव के साथ में ऐड कर दो, और उसके बाद में आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन। अगर आपने एल्किल साइनाइड ले लिया तो आपको यहाँ पे कीटोन मिलेगा, और अगर आपने हाइड्रोजन साइनाइड लिया होता तो आपको एल्डिहाइड मिल जाता है। तो इस तरह से अपन प्रिपरेशन मेथड में जो बताया आपको, चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला कौन सा लिया अपन ने, बॉइलिंग पॉइंट लिया। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखो, बॉइलिंग पॉइंट आप कहीं भी पढ़ो, जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, कॉमन बात है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मॉलिक्यूल वेट। बॉइलिंग पॉइंट यानी जो क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार, जितना ज्यादा अणुभार होगा उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा वाला फैक्टर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी में क्वथनांक इक्वल है, अणुभार बराबर है, तो इसमें आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका मोर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये देखो, सबसे पहले आपको जो ऑर्डर दे रखा है इसमें एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रखा है। क्यों रखा है, इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पीछे का रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा एल्डिहाइड और कीटोन, एल्कोहल के बाद में एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ही खाली इसमें है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में ईथर, ईथर तो नॉन वोलेटाइल होता है। ईथर तो क्या होता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वाष्पशील होता है। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जैसे कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन से बना कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब यहाँ पे एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से यह बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और एल्डिहाइड में द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल, और ईथर के अंदर भी वीक डाइपोल डाइपोल होता है, और एक हाइड्रोकार्बन। इस ऑर्डर में ध्यान में रखना। अगर मान लो दोनों ही एल्कोहल आ जाए, दो या दो से ज्यादा एल्कोहल आ जाए, उसमें बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो इसमें आप मॉलिक्यूल वेट से आप आंसर दे सकते हो। जिसका मॉलिक्यूल वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। अब चलते इसमें, इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना, और इसमें कोई क्वेश्चन बनने का चांस नहीं है, ना ही आपको ये ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, है ना। तो ये आपको इतना कोई खास ध्यान नहीं रखना है। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यानी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया जो होती है, नाभिक योगात्मक अभिक्रिया होती है, नाभिक योगात्मक NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि अभिक्रिया दूसरी भी होती है, रिएक्शन दूसरी भी होती है, जो मेन रिएक्शन होती है इसके लिए ये होती है। अब जैसे मान लो पहला इसमें न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये प्लेनर है ना, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी अटैक कर सकता है, यानी ऊपर से और नीचे से अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये दोनों साइड से दिखा रखा है, दोनों साइड अटैक करने की जो चांसेज है 50-50% है, 50-50% चांसेज है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक करेगा ना, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाने से रहा, तो कार्बन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसको पॉजिटिव की तलाश है,
तो ये H प्लस के फॉर्म में H को ले लेगा और ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि एक कायरल सेंटर या कायरल कार्बन के बारे में मैंने बताया था। कायरल कार्बन वो होता है जिसमें चारों वैलेंसी अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होती है तो वो कार्बन कायरल कार्बन होता है। अब जैसे मान लो ये एक हाइड्रोक्सी हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, एक आर डेस हो गया और एक आर हो गया, चारों डिफरेंट है तो ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर होगा तो रेसिमिक मिक्सचर भी बन सकता है यहाँ पे। अब देखो, अब इसमें पहली रिएक्शन कौन सी है? एनएआर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही ये शो करते हैं, ईआर नहीं करते, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करते। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील है। एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, किसके साथ, किसके? एनएआर के लिए। एनएआर रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन के कंपेयर में। तो इसका रीजन दो दे रखा है एनसीईआरटी में। एक तो रीजन ये दे रखा है कि एल्डिहाइड में क्या होता है, आर, ये एल्डिहाइड और दूसरा यहाँ पे कीटोन है। दोनों रीजन बता रहा हूं एनसीईआरटी वाले। एक तो इलेक्ट्रॉनिक रीजन दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या होता है कि एनएआर, एनएआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एनएआर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस एम माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लस एम और प्लस आई। यानी जिसके पास में प्लस वाले ज्यादा इफेक्ट लगेंगे उसके लिए एनएआर कम हो जाएगी और जिसमें माइनस इफेक्ट ज्यादा लगेगी, माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगी उसके लिए एनएआर ज्यादा हो जाएगी। अब देखो एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई, आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। आई इफेक्ट का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहाँ पे प्लस आई वाले कितने ग्रुप लगा दिए? दो दो, प्लस आई वाले दो दो ग्रुप लगा दिए। अब बताओ जिसमें ज्यादा प्लस आई वाला ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जिसमें ज्यादा प्लस आई वाला है, कीटोन में कितने होते हैं? कीटोन में दो दो प्लस आई वाले ग्रुप लगे इसलिए इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड के कंपेयर में कम हो जाएगी। पहला रीजन तो ये दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। दूसरा रीजन ये दे रखा है जिससे मान लो, जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो यहाँ पे देखो ये दो बल्कि ग्रुप लगे यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, है ना? तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बल्कि ग्रुप तो एक ही लगा है, न्यूक्लियो, ये हाइड्रोजन छोटा सा है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करने आएगा तो एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा तो रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। और यहाँ पे कीटोन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो उसको क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडनेस होगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लगेगी तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली नहीं करेगा तो इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर एनएआर, एनएआर के लिए, है ना? तो इसमें दो दे रखा है, एक तो दे रखा है त्रिविम बाधा स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दे रखा है। तो दोनों रीजन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दोनों का रीजन मैंने समझा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट दे रखे हैं एडिशन रिएक्शन, युगात्मक अभिक्रिया या युगज अभिक्रिया। इसमें दे रखा है सबसे एक जो इंपॉर्टेंट दे रखा है HCN का एडिशन। HCN का एडिशन कैसे करोगे, मैंने बताया था ना इसमें बॉन्ड को कैसे ब्रेक करवाना है, बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन की ओर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन और यहाँ पे HCN को आयनों में ब्रेक करो H प्लस और Cn माइनस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपोजिट चार्ज को जोड़ देना और कुछ भी नहीं करना। अपोजिट चार्ज यहाँ पे H प्लस कहां जाएगा, ऑक्सीजन, Cn माइनस कहां जाएगा, कार्बन के साथ में, तो ये बन गया। इस एक कंपाउंड का नाम है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइनोहाइड्रिन से नहीं जाने कितने और कंपाउंड बनाए जाते हैं इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये साइनोहाइड्रिन बन रहा है। दूसरा दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का एडिशन करवाना है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में भी कैसा होता है देखो, इसमें Na, इसमें देखो Na प्लस H SO3 माइनस, ये बना लिया आपने।
आयन बना लिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और इसमें फिर से वही बात, आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करवाने, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब Na कहाँ लगाओगे, आप ऑक्सीजन की तरफ, और सल्फाइड आयन कहाँ पे लगाओगे, कार्बन के साथ में। उसके बाद में प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, उसके बाद में मान लो ये आपने Na यहाँ पे लगा दिया, Na प्लस, और यहाँ पे H लगा दिया, तो बाद में क्या होता है कि ये प्रोटॉन इधर जाता है और Na वापस से इधर आता है, प्रोटॉन का एक्सचेंज होके फाइनल कंपाउंड बन जाता है, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड ये बन जाता है। इसमें क्या होता है कि ये इसका पीपीटी बनता है। अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं कि जैसे मान लो आपको कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, तो कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं पता कि ये एल्डिहाइड होगा, या कीटोन होगा, या फिर कोई दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, तो इसमें क्या करता है, इसको सेपरेट करने के लिए, अगर मान लो एल्डिहाइड और कीटोन है तो यहाँ पे पीपीटी बन जाएगी, दूसरा कंपाउंड है तो पीपीटी नहीं बनेगी, तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसका। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आ जाओ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन दे रखी है एल्डिहाइड की रिएक्शन, एल्डिहाइड की रिएक्शन दे रखी है एल्कोहल के साथ में, एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल, एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल कैसे, यहाँ पे देखो एल्कोहल, यहाँ एक तो बॉन्ड ये ब्रेक होगा ही होगा, और बॉन्ड अगर यहाँ पे ब्रेक होगा तो यहाँ एल्कोहल जो होता है आर इस तरह से आयन देता है, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है यहाँ पे एल्कोहल। तो यहाँ पे क्या करना है, इस नेगेटिव के साथ में इस पॉजिटिव को, और यहाँ पे आर ओ एच किसके साथ में लगाना है, आर ओ माइनस किसके साथ में लगाना है आपको, इस कार्बन के साथ में। तो ये फाइनल जो बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है इसको कहते हैं हेमी एसिटेल, एक स्पेसिफिक नाम इसका हेमी एसिटेल बन रहा है। अब हेमी एसिटेल के बाद में फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं अल्कोहल का, तो फिर लास्ट में बन रहा है एसिटेल बन रहा है। एल्डिहाइड से हेमी एसिटेल और एसिटेल बन रहा है। अगर मान लो आपने यहाँ पे कीटोन ले लिया तो कीटोन से हेमी कीटेल और कीटेल बनेगा, इस बात को ध्यान में रखें, है ना। तो ये भी बहुत कम बार पूछे गए हैं, लेकिन कभी न कभी ये पूछ लिए जाते हैं। तो चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड के। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो बोर्ड पे लिखा नहीं है, मैं अलग से लिख दूंगा, जहां से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे दे रखे हैं एडिशन ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया व्युत्पन्नों का संयोजन दे रखा है यहाँ पे। अब उसमें क्या करना है कि यहाँ से इस पेज को इंपॉर्टेंट लगा देना, क्वेश्चन आते जाते हैं, भले ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा इसमें अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमोनिया व्युत्पन्न, अमोनिया व्युत्पन्न का मतलब यहाँ पर अमोनिया के तीन हाइड्रोजन होते हैं, तीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ दूसरे ग्रुप लगाना, उसको कहते हैं अमोनिया व्युत्पन्न, या नहीं अमोनिया डेरिवेटिव कहते हैं इसको। तो जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, जेड की जगह आप हाइड्रोक्सिल ले OH ले सकते हो, अगर ये लिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर जेड की जगह आपने OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिल एमीन, जेड की जगह आपने NH2 लगा दिया तो इसको कहते हैं हाइड्राजीन। अगर आपने जेड की जगह पर ये कंपाउंड लगा दिया जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसको कहते हैं 2,4-DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर में बना दूंगा। अब देखो, तो इस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव में रिएक्शन करवाना बहुत इजी है। इसमें क्या करना है कि कार्बोनिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन और अमोनिया डेरिवेटिव से दो हाइड्रोजन लेके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना, बस आपकी रिएक्शन हो गई। हमेशा रिएक्शन ऐसी करवानी, अमोनिया डेरिवेटिव की जितनी भी सारी रिएक्शन है इस तरह से करवानी। अमोनिया डेरिवेटिव से दो हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन यानी H2 के फॉर्म में बाहर निकाल देना, फिर डबल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन को किससे ऐड करना है, ये चीज फिक्स रहती है हमेशा, डबल बॉन्ड यानी नाइट्रोजन वापस से बन जाएगा। अगर मान लो आपने ये ले लिया, जेड की जगह OH लगा दिया, तो कंपाउंड बना हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से जब आप वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो बनेगा ऑक्सीजन, बनेगा ऑक्सीजन बनेगा। और अगर मान लो आपने हाइड्रोक्स जेड ग्रुप की जगह आपने NH2 लगा दिया तो ये बना हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2 होता है। तो यहाँ पे हाइड्राजीन से सिर्फ इतना ही चेंज है, हाइड्राजोन यानी जेड आई की जगह ZO है, इतना ही चेंज है, नाम है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, बस नाम सेम है इसमें। और रिएक्शन कराने का जो मेथड है वो सेम रहेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सबके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना। अब अगला दे रखा है 2,4-DNP, 2,4-DNP का फुल फॉर्म जो होता है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन होता है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन होता है, ये होता है देखो
एन यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, इसको कहते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, और इसको कहते हैं ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं इसको। एक और नाम दिया गया है ब्रेडीज, एनसीईआरटी में नहीं है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका ब्रेडीज रिएजेंट भी कहते हैं इसको। अब इसमें देखो एक जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ऐड नहीं किया गया, मैं अलग से बता देता हूँ। इसमें सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लेना है आपको, और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करवानी है सेमी कार्बाजाइड की, H2N NH C डबल बॉन्ड NH2। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इसमें एक बार क्वेश्चन अलग तरीके से आया था, वो मैं बता देता हूं इसमें। अब देखो, अब इसमें इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड इसका नाम। अब इसमें देखो एमीन ग्रुप कितने हैं, NH2 वाले एक और NH2 वाले दो ग्रुप है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कार्बोनिल कार्बन के पास वाला एमीन ग्रुप है, यहां से हाइड्रोजन नहीं लेते, यहाँ वाला दो हाइड्रोजन यूज नहीं होता वाटर बनाने के लिए, तो यहाँ ये वाला दो हाइड्रोजन यूज लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन यही है कि कार्बोनिल के जो पास वाले NH2 एमीन ग्रुप है, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलते, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये रेजोनेंस अनुनाद में भाग लेते हैं, इसलिए ये जो एमीन ग्रुप है कम क्रियाशील होता है, यानी लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है ये वाला आपको हाइड्रोजन लेने, और हाइड्रोजन लेने के बाद में बना दो फाइनल कंपाउंड, ये कार्बन N, फिर NH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2। तो आप इसका नाम ध्यान में रखना सेमी कार्बाजाइड, और इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं इसको, इतना ही ध्यान रखना है ना। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसमें, इसकी स्ट्रक्चर पूछी थी कि सेमी कार्बाजाइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, इस तरह से ध्यान रखना। और एक इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन यूज ना करके इस हाइड्रोजन का यूज किया जाता है, इसके पीछे रीजन है कि इसमें कॉन्जुगेट पोजीशन पर आने की वजह से ये रेजोनेंस करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। तो चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर नेक्स्ट दो रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोकार्बन में अपचयन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में अपचयन यानी हाइड्रोकार्बन बनाना है यहाँ पे। तो पहला दे रखा है क्लीमेंशन अपचयन, क्लीमेंशन रिडक्शन दे रखा है। क्लीमेंशन रिडक्शन और होल-किस्नर रिडक्शन के अंदर बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो सेम ही होता है, दोनों साइड आप देख सकते हो, बनने वाला कंपाउंड दोनों साइड में सेम होता है। कार्बोनिल कंपाउंड भी दोनों साइड में सेम होता है, कार्बोनिल कंपाउंड भी दोनों साइड सेम होता है, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है, इसका रिएजेंट की ध्यान रखना है। क्लीमेंसन रिडक्शन में रिएजेंट अलग होते हैं और होल्फ-किस्नर में रिडक्शन अलग होते हैं। तो क्लीमेंसन में कौन सा लेना है, क्लीमेंसन में जिंक Hg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, यानी जिंक मरकरी प्लस सांद्र HCl लेना आपको क्लीमेंसन के अंदर। ये क्या करते हैं, ये पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड को ब्रेक करता है और दोनों साइड में दो दो हाइड्रोजन देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड टूटा तो एक एक हाइड्रोजन, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा तो फिर एक एक हाइड्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और अपना हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। होल किस्म में क्या होता है, एक तो लेते हैं हाइड्रोजन, एक लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं हाइड्रोजन, और साथ में केओच, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में डिजोल्व किया हुआ केओच लेते हैं। तो ये इसका होल किस्नर का रिएजेंट है। तो इस रिएजेंट, ये भी एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है और ये भी एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम बन रहा दोनों में, लेकिन रिएजेंट दोनों में अलग अलग, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। दोनों नेम रिएक्शन है, अच्छे से याद कर लेना है। कभी कभार इस पे क्वेश्चन आते हैं और कभी इस पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से लगभग लगभग एक पे क्वेश्चन आते ही आते हैं इसमें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोलेन और फेलिंग। टोलेन और फेलिंग, टोलेन और फेलिंग में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों कि टोलेन और फेलिंग में एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
और कभी इसकी रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन पूछने के कई सारे तरीके हैं, टोलेन और फेलिंग। ये क्या है? ये बेसिकली एक रिएजेंट ही होता है। इसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि एल्डिहाइड है या नहीं है, कीटोन है या नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड की एरोमेटिक कीटोन है या नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए यूज लिया जाता है। तो पहला है टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट क्या होता है? पहले ये ध्यान रखो, टोलेन रिएजेंट होता है ये कॉम्प्लेक्स, या इसको अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक या टोलेन रिएजेंट कहते हैं, है ना? तो अब इसमें क्या करना है कि टोलेन रिएजेंट जो होता है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड को सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के साथ में रिएक्शन करता ही है। तो फिर किसके साथ में नहीं देता है? ये कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। टोलेन रिएजेंट जो है कीटोन के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। तो कीटोन से इसको सेपरेट करने के लिए टोलेन रिएजेंट को यूज लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में? कभी कभार ऐसे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन टोलेन अभिकर्म के साथ में धनात्मक परीक्षण देता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टोलेन रिएजेंट पॉजिटिव टेस्ट। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं, तो चारों में से आपको देखना है कि एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड टोलेन के साथ में पॉजिटिव, और कीटोन जो होगा वो नेगेटिव टेस्ट देता है। कीटोन के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब देखो इसमें, अब इसमें जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड ले सकते हो, और साथ में टोलेन रिएजेंट के कितने मोल ले लिए मैंने? 2 मोल ले लिए, 2 मोल। ये AgNO3 का होल्ट वाइज यहाँ पे Ag+1 में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Ag का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम, बेस के कितने मोल ले लिए मैंने? 3 मोल, बेसिक मीडियम एडिशन। तो यहाँ पे देखो ये एल्डिहाइड खुद में किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? खुद तो एल्डिहाइड हो जाएगा एसिड के अंदर, एल्डिहाइड खुद हो जाएगा एसिड में, और ये प्लस से किस में चला जाएगा? जीरो में चला, प्लस ये चला जाएगा जीरो के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है? जीरो, यानी जीरो, यानी सिल्वर बन रहा है। इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। बच्चों इसमें कैसे टेस्ट करते हैं? जैसे मान लो आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा एल्डिहाइड डाल दिया जाता है, अब उसमें थोड़ा सा टोलेन रिएजेंट डाल दिया जाता है, उसको फिर क्या करते हैं? थोड़ा सा फ्लेम पे इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो इसमें जो इसकी जो साइड में इसका जो सिल्वर जो है इसके साइड में क्या करते हैं? इस तरह से ये चमकीला बना जाता है, मिरर मतलब मिरर के जैसा हो जाता है। चांदी होगी तो चमकेगी ना, इस तरह से मिरर की तरह चमकने लगता है। अगर मान लो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब टेस्ट कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, मिरर जैसा नहीं लग रहा है, तो ये इसका टेस्ट कैसा होता है? नेगेटिव टेस्ट होता है। तो टोलेन वाले में ऐसे ध्यान रखना। कीटोन टोलेन टोलेन के साथ में टेस्ट नहीं देता है, लेकिन एल्डिहाइड दोनों टाइप के एल्डिहाइड, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड इसके साथ में पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। दूसरा अपन लेते हैं रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट में फेलिंग टेस्ट। फेलिंग में क्या होता है कि ये Cu+2 इसका कलर ही चेंज होता है। Cu+2 होता है ब्लू कलर का, क्यूप्रिक जो आयन है ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर से ये क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसका कलर होता है लाल भूरा, यानी रेड रेड ब्राउन कलर का होता है। अगर मान लो आपके पास में ब्लू कलर था पहले, यानी फेलिंग रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट के अंदर ब्लू कलर होता है। अगर वैसे तो फेलिंग रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, फेलिंग रिएजेंट ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, दो टाइप के होते हैं। दोनों को मिक्स करके इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। अब मैंने ले लिया एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के साथ में ये अगर एल्डिहाइड है तो इसका पॉजिटिव टेस्ट आएगा, और पॉजिटिव टेस्ट में ब्लू कलर से ये रेड ब्राउन कलर में हो जाएगा। अगर रेड ब्राउन कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसका टेस्ट कैसा है? पॉजिटिव टेस्ट है। अगर इसकी जगह पे आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया तो इसके साथ में कोई टेस्ट नहीं देगा। तो अब इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी, इस बात को सुनो। टोलेन जो रिएजेंट होता है, एल्डिहाइड दोनों टाइप के एल्डिहाइड, एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों टाइप के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है, कीटोन के साथ में नहीं देता है। फेलिंग जो टेस्ट होता है, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है। और पॉजिटिव टेस्ट से कैसे पता चलेगा? ब्लू कलर से ये रेड कलर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता है, इस बात को ध्यान में रखें। चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आ जाओ हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना है कि मेथिल कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में CH3 होना ही चाहिए। अगर मान लो CH2 आ गया या CH आ गया या C आ गया, यानी कम से कम 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, 3 हाइड्रोजन से कम हाइड्रोजन आ गए ना तो ये एलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। कम से कम 3 हाइड्रोजन चाहिए मेथिल के साथ में।
और ग्रुप कौन सा होना चाहिए? ग्रुप आपको एल्डिहाइड ही होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, यहां पे ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब बोले सर ये मेथिल के साथ में कार्बोनिल ग्रुप है तो इसको एमाइड बोलते हैं बच्चों, इसके साथ में कोई टेस्ट नहीं होगा। अगर मान लो मैंने इसकी जगह पर OH लगा दिया तो ये एसिड बन गया, एसिड के साथ में भी कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो इसकी जगह मैंने Cl लगा दिया तो ये एसिड क्लोराइड हो गया, इसके साथ में भी कोई टेस्ट नहीं होगा। तो आपको हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए एल्डिहाइड और कीटोन ही लेना है, और एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ये चीज आपको होनी चाहिए, एक साइड में मेथिल और एक साइड में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। इसके साथ में अगर ये हो रहा है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। हेलोफॉर्म का मतलब समझे नहीं, हेलोफॉर्म बनाना, जैसे क्लोरोफॉर्म याद होगा आपको, क्लोरोफॉर्म CHCl3, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 CHI3, यानी तो यानी ये क्लोरोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म है। जनरली इसमें आयोडोफॉर्म का टेस्ट किया जाता है क्योंकि इसका ही कलर आता है, बाकी कलरलेस होते हैं। आयोडोफॉर्म येलो पीपीटी देता है, तो येलो पीपीटी जैसे आती है तो अपन को पता चल जाता है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव हो गया है ना। अब बताओ ये हेलोफॉर्म बनाने हैं अपन को, तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए कितने हेलोजन लेके आया मैं? 3। इधर भी कितने हेलोजन? 3। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 3 हाइड्रोजन मिनिमम होने चाहिए। 3 हाइड्रोजन से कम होगा तो हेलोफॉर्म नहीं बनेगा, हेलोफॉर्म नहीं बनेगा तो अपना हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। इसमें साफ साफ लिखा है मेथिल कीटोन के लिए टेस्ट, मेथिल कीटोन होना ही चाहिए। ये मेथिल कीटोन है, ये तो होना ही चाहिए, तभी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट बनेगा। अब आपको देखना है इसमें जो रिएजेंट लेते हैं सोडियम हाइपोहेलाइड, सोडियम हाइपोहेलाइट। तो सोडियम हाइपोहेलाइट में हेलोजन आप क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, है नहीं? तो इस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, ब्रोमाइड, आयोडाइड नाम हो जाएगा। अब इसमें एक तो बन रहा है एसिड, एसिड का सॉल्ट बन रहा है, एसिड का सॉल्ट बन रहा है, और दूसरा ये हेलोफॉर्म बन रहा है, ये हेलोफॉर्म बन रहा है। अब इसमें दे रखा ना येलो प्रिसिपिटेट, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी किसके लिए बनेगा? आयोडीन के लिए, बाकी कलरलेस होते हैं। तो जनरली क्या होता है, सामान्यतः आयोडोफॉर्म ही बनाया जाता है ताकि अपन को कलर से पहचान में आ जाए कि ये इसका रिएक्शन हो गई है। अब इसमें रिएजेंट सोडियम हाइपोहेलाइट, ये ध्यान रखना सोडियम हाइपोहेलाइट, और ये हेलोफॉर्म बन रहा है। तो हेलोफॉर्म के लिए भी जैसे आपने टोलेन और फेलिंग के लिए देखा था, तो हेलोफॉर्म में भी क्वेश्चन MCQ से पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना? हेलोफॉर्म टेस्ट कौन देगा कौन नहीं देगा, इसके लिए 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं। तो एक ऑप्शन ऐसा होता है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देने वाला होता है, बाकी 4 ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, और इसमें मेथिल कीटोन होना चाहिए। तो चलते फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये चीजें जो बता रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन भी क्वेश्चन MCQ से पूछते हैं कई बार तो, और कई बार इसके रिएक्शन पूछ लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एल्डोल और केनिजारो को समझने के लिए, इसके बाद केनिजारो आने वाली है। तो एल्डोल और केनिजारो को समझने के लिए आपको अल्फा हाइड्रोजन पहचान में आनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो कार्बोनिल कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन जिसके पास में होता है, यहाँ अल्फा कार्बन कितने? 1, और अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दर्शाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। अब इसमें कितने मोल लिए जाते हैं? एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते ना वो इसके जस्ट बाद वाले रिएक्शन केनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। इसके कितने मोल लेते हैं अपन? 2 मोल लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड और कीटोन के कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया जाता है, डाइल्यूट NaOH, और केनिजारो रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं। अब 2 मोल ले ली तो इसमें क्या होता है कि 1 मोल जो होता है पहले वाले में, सॉरी, पहले वाले में बन रहा है एल्डोल कंपाउंड बन रहा है, एल्डोल।
एल्डोल कंपाउंड बन रहा है। तो एल्डोल कंपाउंड, इसका नाम देखो दे रखा है एल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के आगे वाला कार्बन कौन सा होता है? बीटा, बीटा पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। ये जो ग्रुप है ना एल्डिहाइड, तो कीटोन भी हो सकता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो इसको कहते हैं एल्डिहाइड। और OH आ गया ओल, तो एल्डोल, एल्डिहाइड की वजह से एल्ड और प्लस OH की वजह से ओल, एल्डोल बोलते हैं इसको। अब इसको क्या करते हैं, हीट थोड़ा सा टेम्परेचर पर रखते हैं, तो इसमें H2 वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। वाटर का मॉलिक्यूल बाहर कहां से निकलता है पता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये बाहर हो जाता है। तो यानी अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यानी इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ये कंडेंसेशन वाला, यहां तक तो एल्डोल होता है, एल्डोल में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालोगे तो कंडेंसेशन वाला बन जाएगा। तो फाइनल रिएक्शन को कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन वाला बन रहा है। यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है ना। तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 मोल लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और डाइल्यूट बेस लेते हैं इसमें एल्डोल के अंदर। अब इसमें देखो एक नई बात और बता रहा हूं, अगर मान लो आपने दोनों कार्बोनिल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन दोनों सेम ले लिए तो सामान्य एल्डोल हो जाएगा, नॉर्मल एल्डोल। दोनों डिफरेंट रख दिए, एक आपने एल्डिहाइड दूसरा कीटोन ले लिया, या आपने दोनों ही एल्डिहाइड ले लिया, दोनों में कार्बन अलग अलग है, दोनों अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड ले लिया, या दोनों कीटोन ले लिया बट दोनों अलग अलग टाइप के कीटोन ले लिया, तो इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कहते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल, इसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। अब इसमें एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए मैं एक ट्रिक से बताता हूं कि इसमें पूरा अगर आपको स्टेप बाय स्टेप याद नहीं है और स्टार्टिंग वाले से फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे बना सकते हैं इसके लिए ध्यान रखो। जैसे मान लो मेरे पास में कितने लेने पड़ेंगे मेरे को, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों अलग अलग कितने लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो 2 मोल मैंने ये ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया पहला CH3 C डबल बॉन्ड H, ये ले लिया मैंने एल्डिहाइड। दूसरा मैंने ले लिया, फिर से ऐसा ही ले सकता हूं, सेम इसके जैसा ले सकता हूं एल्डिहाइड, या दूसरा एल्डिहाइड ले सकता हूं, या इसकी बजाय कीटोन ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। दूसरा ले लिया मैंने कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये ले, दोनों एक ही जैसे ले लिए एक बार मैंने, दोनों एक ही जैसे। तो मैं 100 ट्रिक से बता रहा हूं कि फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचे। तो आपको क्या करना है, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीजन दूसरे एल्डिहाइड के 2 अल्फा हाइड्रोजन लेना है और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इसको डबल बॉन्ड के साथ में ऐड कर देना है। तो डबल बॉन्ड के साथ में अगर ऐड करोगे तो इसमें देखो इसका ऐसा बन रहा है CH3 C H डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन के डबल बॉन्ड से CH, और फाइनली ये बन गया। तो इस तरह से भी बना सकते हो आप फाइनल प्रोडक्ट, है ना, समझ गए ना। तो जरूरी नहीं है कि इसी का ऑक्सीजन लें इसी के हाइड्रोजन लें, किसी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा हाइड्रोजन के बीच का आप क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के वापस डबल बॉन्ड लगा के आपको फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। क्रॉस एल्डोल समझ गए होंगे बच्चों, क्रॉस एल्डोल में डिफरेंट डिफरेंट के मॉलिक्यूल लेते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाओ वापस से केनी-जारो रिएक्शन। केनी-जारो रिएक्शन वो कार्बोनिल ग्रुप शो करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने, इसमें भी कितने मोल लेते हैं? 2 मोल लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन दोनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे पहले वाले में एल्डोल में अपन लिया था डाइल्यूट बेस, यहाँ पे लेना है कंसंट्रेटेड बेस लेना है, इसके साथ में हीट करना है। अब इसमें क्या होता है, दोनों में से एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें रिडक्शन होता है, और रिडक्शन से एल्कोहल, और दूसरा मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है, ध्यान रखो इसमें ना। तो दोनों में से एक मोल तो होगा इसका रिड्यूस, रिड्यूस होके
एल्कोहल, दूसरा मोल ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिल एसिड बना लगे इसमें, ये ध्यान रखना है ना। असमानुपातन, असमानुपातन, असमानुपातन का मतलब होता है कि सेम ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और सेम ही मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, तो इसको कहते हैं असमानुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। इस बात को ध्यान में रखना, समझ गए। तो ये हो गए केनिजारो, केनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए और एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, बस इस बात को ध्यान में रखना। केनिजारो में भी क्रॉस केनिजारो होता है, वो सिलेबस में नहीं है अपने। तो चलते फिर नेक्स्ट, ये आ गए हम अपनी लास्ट स्लाइड आ गई। इसमें दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है, यूजेज इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में इसका क्या यूजेज है। एक फॉर्मेलिएट दे रखा है, फॉर्मेलिएट का यूज करते हैं। फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि लैब के अंदर जितने भी जीव वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं कि फॉर्मेलिन नाम का कंपाउंड जो होता है फॉर्मेलिएट का, यानी 40% सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिएट का, 40% जो सॉल्यूशन होता है उसको फॉर्मेलिन बोला जाता है। और फॉर्मेलिन को यूज कहां करते हैं, लैब के अंदर करते हैं, जितने भी पेड़ पौधों की प्रजातियां वगैरह इसको स्टोर करने के लिए रखते हैं। दूसरा बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड यानी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। बेंजील्डिहाइड का मतलब सुगंधित पदार्थ बनाना, परफ्यूम वगैरह लगाते हैं ना आप लोग, है ना, तो वैसे ही ये बेंजील्डिहाइड का यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा सुगंधित पदार्थ होता है ये बेंजील्डिहाइड, है ना, परफ्यूम वगैरह इसमें यूज करते हैं। और दूसरा एक दे रखा है, और ये तो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, सच बताऊं तो। एसीटोन जो होता है नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर। अब इसमें क्या करते हैं, एसीटोन CS3, CS3 ये एसीटोन होता है, नेल पेंट रिमूवर के लिए इसको यूज किया जाता है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। और दूसरा एक बताया मैंने पहले स्टार्टिंग में, इसका जो इसका सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका यूज किया था। तो थैंक यू बच्चों, मेरा वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।